नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बिहार में एनडीए की बड़ी मीटिंग हुई, काफी समय के बाद हुई। और देखिए, उपचुनाव का वक्त भी है, 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है और आगे 2025 में विधानसभा का आम चुनाव होगा। तो देखिए, नीतीश कुमार इस बैठक में आज गरजे हैं। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गरजे हैं। 40 मिनट तक बोलते रहे, धुआंधार बोलते रहे और खूब मजा लिया है लोगों का। और कहा है कि देखिए, सभी लोग उपस्थित थे। देखिए, सभी पार्टियों के प्रतिनिधि, चिराग पासवान नहीं आए थे तो अरुण मांझी को भेजा था, अरुण भारती को भेजा था। और जीतन राम मांझी स्वयं नहीं आए तो उन्होंने संतोष सुमन को भेजा। उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। बीजेपी से तो तमाम नेता थे ही, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, गिरिराज सिंह भी थे। पीछे वाली पंक्ति में गिरिराज सिंह बैठे थे, आगे वाली पंक्ति में ललन सिंह भी थे। तो नीतीश कुमार ने एक बात कही और बात यह कही कि देखिए, इस बात को भूल जाइए कि हम भाजपा हैं, हम जेडीयू हैं, हम हैं, हम लोजपा हैं, हम आरएलएम हैं। आप इस बात को याद रखिए कि हम एनडीए हैं और पूरी ताकत के साथ हैं। हम कहीं इधर उधर नहीं होने वाले हैं। यह स्पष्टता उन्होंने आज फिर से जाहिर कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार के मन में फिर से कुछ चलने लगा है। और देखिए, नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव समय पर होंगे और यह हिदायत दी कि कार्यक्रम चाहे जो भी हो, निजी यात्राओं को छोड़ दीजिए, तो वह कार्यक्रम एनडीए का होना चाहिए। मतलब पूरा एनडीए गोलबंद दिखे, चाहे वह प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम हो, चाहे राज्य की राजधानी बिहार पटना में हो। तो नीतीश कुमार आज, और देखिए जो सबसे बड़ी बात कही उन्होंने, हम सबके हैं। कुछ लोग एक पक्ष को लेकर चलना चाहते हैं, एक जमात को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम सबके हैं। कहने का आशय ये कि नीतीश कुमार हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी, सिख के भी हैं, ईसाई के भी। देखिए, पिछले दिनों बिहार में हिंदू यात्रा हुई, किस स्वाभिमान यात्रा। तो नीतीश कुमार का यह तेवर, और मुझे यह लगता है कि जिस तरीके से वह बोलते रहे, उन्होंने इस बात का प्रमाण भी दे दिया कि मेरी सेहत को लेकर जो लोग चर्चा करते हैं वह मूर्ख है। मैं फिट हूं और मैं 2025 के लिए तैयार हूं। तो यह प्रमाण पत्र भी आज नीतीश कुमार ने जारी किया है कि मेरे भीतर अभी ताकत है। ठीक है, तमाम तरीके की चर्चाएं चलती रहती है, हम लोग भी सेहत को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। कभी कभी बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो जाता है कि बात उठी जाती है। तो नीतीश कुमार ने आज एनडीए की मीटिंग की और कहा कि हम सबके हैं, चुनाव समय पर, और प्रखंड स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, एक दिखना चाहिए। क्या समझते हैं? नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई और फिर ऐसा संबोधन, क्या संदेशा दिया नीतीश कुमार ने? देखिए ज्ञानेश्वर जी, 3 बातें तो बहुत स्पष्ट हैं जो आपने कही। जी, कि एक बात तो ये है कि उनको अपना फ़िटनेस का प्रमाण पत्र देना था, अपने बिल्कुल। अपने शारीरिक, मानसिक सब स्वास्थ्य ठीक होने का। देखिए हम लोग जी, दिल्ली में हैं, पटना में भी जो गाड़ियाँ होती हैं उनका फ़िटनेस प्रमाण पत्र बनता है। यहाँ पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफ़िकेट बनता है पीयूसी का, कहीं 3 महीने पर, कहीं 6 महीने पर, कहीं साल भर तो बनवाना पड़ता है। जी, तो वो एक मैसेज वो देना चाह रहे थे। इन दिनों क्या था कि कई जगह चर्चा हो गई थी, जैसे वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ चंडीगढ़ में, उसमें शामिल नहीं हुए जो एनडीए का सारा बिल्कुल। कार्यक्रम था। दूसरा, आपने हम लोगों ने चर्चा भी की, आपने बताया कि वो जब मैं सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे, उस समय मीडिया के लोग जो है जी, वहाँ थे, फिर बाद में उनको वहाँ से हटा दिया गया और वहाँ भी बोले, मुख्यमंत्री काफ़ी लंबा भाषण दिए। रावण वध का कार्यक्रम देखा ही? हाँ, तो वो हाँ, वही उसमें भी तो इन सब चीज़ों से चर्चा हो रही थी, तो एक वो इन सब का जवाब एक मुश्त देना था, एक साथ इन तमाम चर्चाओं का जवाब देना था। तो पहली बात तो ये जो आपने कही कि वो फ़िटनेस वाली बात उनको बतानी थी कि ठीक है, स्वस्थ हैं और अगला चुनाव जो होगा उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। जी, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात 2, हम जो इसके अलावा जो 2 चीज़ें हमको दिख रही हैं,
एक तो ये है कि नीतीश कुमार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, प्रदेश के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, या उसका केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, उनको अपना सामाजिक समीकरण बिखरने का भय कहीं न कहीं दिख रहा है। और बिल्कुल। वो भय 2 कारणों से दिख रहा है। एक कारण तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बिखरा कि हुँ, लोग पार्टी और विचारधारा से अलग हट के अपनी जाति का उम्मीदवार है उसके साथ चले गए। जी। तो ये लोकसभा हम लोग चर्चा करते रहे कि विधानसभा में उस तरह से नहीं होगा। हुँ, लेकिन अपनी जाति के उम्मीदवार के लिए तो एक सहानुभूति हो ही सकती है ना। तो एक तो चिंता उससे हुई है, और दूसरी प्रशांत किशोर की वजह से चिंता हुई है कि वो बड़ी होशियारी से सामाजिक समीकरण बिठा रहे हैं कि जहां बिल्कुल। दूसरे का राजपूत और यादव लड़ रहा है वहां अपना कुशवाहा लड़ा दो, जहां 2 लोगों का यादव लड़ रहा है वहां अपना मुसलमान लड़ा दो, जहां 2 लोगों का महादलित लड़ रहा है वहां अपना एक दलित पासवान लड़ा दो। तो हुँ, ये इतनी होशियारी से वो दाव बिठा रहे हैं, अपने कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उस ये सबसे बड़ी चिंता है पूरी बातचीत में। जो हमको लगा ज्ञानेश्वर जी, वो ये है कि ग्राउंड लेवल पर, प्रखंड जिला स्तर पर भी एक हो रहना है। इसका कारण ये है, इसका मुख्य कारण ये है और देखिए कि अजीत जी अब तो प्रशांत किशोर जादूगर की तरह लोगों से आँखें बंद करवा रहे हैं और कह रहे हैं देखिए आपने राशन के लिए वोट दे दिया, आपने मंदिर के लिए वोट दे दिया, आपने बिजली के लिए वोट दे दिया। आँखें बंद कीजिए और सोचिए क्या कभी आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया? लोग कहते हैं नहीं दिया। तो फिर कहते हैं तो फिर कहाँ से नौकरी मिलेगी, कहाँ से पलायन रुकेगा और कहाँ से शिक्षा की बात करेंगे? तो जादूगर की तरह और ये बात लोगों के दिमाग में घुस जा रही है कि हाँ, हमने सब कुछ किया, बच्चों के लिए वोट नहीं किया। तो और वह लगातार मतलब 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन ग्राउंड ज़ीरो पर ही हैं। यह चुनौती तो है ही ना? हाँ, तो उन्होंने एक चुनौती, एक थ्रेट पैदा किया है। लेकिन जो आपने अभी कहा, उनका जो वो दाव है, जी। वो एक बड़े नैरेटिव का पार्ट है, वो एक बड़े हुँ, बड़ा नैरेटिव अपने आप में है। जी, लेकिन अभी हम लोग जब सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो उसकी चिंता नीतीश कुमार को हुई है, और उस चिंता को दूर करने के लिए ये दाव है कि प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी एकजुटता दिखे। ये इसलिए ज़रूरी है, और ये सफल भी हो सकता है उनका, नीतीश कुमार का ये जो बिल्कुल। भी दाव है ये। हुँ, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि उनके पास जितना बड़ा सामाजिक समीकरण है, वो दूसरे किसी के पास नहीं है। उसको वो ले जाना चाह रहे हैं गाँव-गाँव तक, उसको ले जाना चाहते हैं प्रखंड और जिला स्तर पर, और पंचायत स्तर पर। जो उनका सामाजिक समीकरण है, एक लॉकुस को वो खुद रिप्रेजेंट करते रहे हैं लंबे समय बिल्कुल। तक। नीतीश कुमार, और पहले शकुनी चौधरी उनके साथ रहे, अभी सम्राट चौधरी उनके साथ हैं। तो लॉकुस का समीकरण है उनके पास। उनके पास अत्यंत पिछड़ा का समीकरण है, उनके पास महादलित का समीकरण है, उनके पास अगड़ी जातियों का समीकरण है। तो वो ये दिखाना चाहते हैं, इसी बात को वो गाँव में दिखाना चाहते हैं, पंचायत स्तर जी। पर दिखाना चाहते हैं। हुँ, अब सोचिए कि अगर उनके साथ जितनी पार्टियां हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम जीतन राम मांझी की हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, या लोक जनशक्ति पार्टी हो, इन पांचों पार्टियों के अगर नेता जुटते हैं तो देखिए कैसा इंद्रधनुष बनेगा। आप बिल्कुल। जिला स्तर पर हो या प्रखंड स्तर पर हो, 5, जी, 6, 7 अलग-अलग जातियों के बड़े नेता होंगे, जो जी। अलग-अलग पार्टियों को रिप्रेजेंट करेंगे। हुँ, वो एक मैसेज वो देना चाहते हैं ग्राउंड लेवल पर, जो ग्राउंड जीरो आपने कहा, वहां ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए मेरे पास कितनी जातियां हैं, मेरे पास कितने नेता हैं, नहीं और हम सबके बेलागंज का जब रिप्रेजेंट कर रहे नामांकन चल रहा था, देखिए कुशवाहा जाति की आपने बात की और कुशवाहा वोट की बात कर दी। तो देखिए सिटिंग अरेंजमेंट कैसे किया गया था। सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा, तीनों को बिल्कुल करीब बैठाया गया ताकि आप दूर से देख लीजिए कि ये कि तीनों किसके कुशवाहा, साथ हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो दूर से देख लीजिए, और कि आप, हमारे पास है कुशवाहा लीडरशिप। जी, तो अब नेता तो यही बने हैं। आप देखिए, जी, चाहे जिस तरह से बने, जिस तरह से मेहनत करके, संघर्ष करके, पार्टियों बदल, जिस तरह से बने, नेता तो यही बने कुशवाहा के, उपेंद्र कुशवाहा और बिल्कुल। सम्राट चौधरी ही बने, जी, और तो कोई नेता बना नहीं। हुँ, तो अब ये दोनों नेता नीतीश कुमार के साथ है। महादलित का चेहरा कौन है? तो जीतन राम मांझी है, संतोष सुमन है। तो चाहे जैसे भी बने हैं, अब चेहरा तो यही है। तो ये चेहरे अगर सारे जाते हैं ग्राउंड पर, नीचे एकदम जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, तो उसका एक बड़ा मैसेज होगा, ताकि वो प्रशांत किशोर इसको तोड़ने के लिए, इस जो उनका इंद्रधनुष है उसको भेद करके, और उसमें अपनी जगह बनाने के लिए कुछ प्रयास करें, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो, मतलब बिल्कुल, केक वॉक नहीं। तो बिल्कुल। ग्राउंड लेवल पर यह दिखाना है नीतीश कुमार को, बीजेपी को, कि हमारे पास बड़े नेता है, हमारा बहुत बड़ा सामाजिक समीकरण है। हुँ। इसके मुकाबले आरजेडी का सामाजिक समीकरण तो कोई बनेगा नहीं। आप यादव, नहीं, मुस्लिम और मल्लाह का आरजेडी दिखाएंगे। के समक्ष तो कितनी बड़ी चुनौती हुई कि प्रशांत किशोर ने एक मुसलमान उम्मीदवार उतार दिया बेलागंज में उपचुनाव में, तो फिर से
शहाबुद्दीन फैमिली और लालू फैमिली को एक होना ही पड़ा। अब ओसामा साहब शहाबुद्दीन की तरह निखर पाएंगे, कल तो दो शब्द बोले नहीं, यह दूसरी बात है। लेकिन एक उम्मीदवार ने, और प्रशांत किशोर कह भी रहे थे कि देखिए मेरे एक उम्मीदवार ने उन्हें करीब ला दिया, जिनकी मैयत में वह फैमिली नहीं गई थी। हाँ, वो ये अभी हमने कल देखा, 2 चीज़ें हमने देखी ज्ञानेश्वर जी, जी, बल्कि 3 चीज़ें मार करते हैं, ये थोड़ा अवान्तर प्रसंग हो जाएगा, छेपक की तरह हो जाएगा, लेकिन 2 जी, मिनट में उसको खत्म करते हैं 1 मिनट में। हुँ, कि ये जो बेचैनी एक है, शांत किशोर ने बिहार में पैदा की है, उनका ये कह के कि जहाँ वो मुसलमान देंगे हम नहीं देंगे, लेकिन जहाँ वो यादव देंगे वहाँ हम मुसलमान लड़ाएँगे। तो जी, ये जो दाँव है नीतीश कुमार का, माफ़ करिए प्रशांत किशोर का, वो आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती है वो। जी, लेकिन इस चक्कर में चाहे लालू तेजस्वी हो या अखिलेश यादव हो वहाँ उत्तर प्रदेश में, हुँ, सब ऐसे दांव चल रहे हैं जिनसे उनका सामाजिक समीकरण बिखर सकता है। ये बहुत बड़ा असर डालेगा ये बात बिल्कुल, शहाबुद्दीन के बेटे और पत्नी का आरजेडी के साथ मंच पर आना। और हुँ, ऐसी कुछ गलतियां भी हो रही हैं, जैसे अखिलेश यादव मुंबई गए तो महाराष्ट्र में उन्होंने 5 उम्मीदवार घोषित किए, पांचों मुसलमान थे। जी, अबू आसिम आजमी को कर दिया, रियाज आजमी को कर दिया, एक इरशाद जागीरदार को कर दिया, एक साने हिंद को कर दिया, एक रईस शेख को कर दिया। 5 मुस्लिम उम्मीदवार आपने घोषित कर दिए, 5 ही किए और जी, इन्हीं 5 के लिए आप लड़ रहे हैं। हुँ, आपने फिर बाई इलेक्शन के लिए और महाराष्ट्र चुनाव के लिए आपने स्टार प्रचारकों की सूची बनाई, तो उसमें आजम खान साहब को 3 नंबर पर रख दिया, जो जेल में बंद है। बिल्कुल, अब जो व्यक्ति जेल में बंद है और अभी नहीं छूटने वाला है, उसका नाम आप डाल रहे हैं स्टार प्रचारक में, और यहाँ लालू जी, यादव शहाबुद्दीन के परिवार को मिला करके मिल रहे हैं। तो जिस तरह का डिवीजन है सोसाइटी में, हुँ, उसमें इसका एक अलग तरह का मैसेज जाएगा, वो अच्छा नहीं भी हो सकता है। खैर, ये हुँ, एक एक छिपक आ गया था जी, इसमें। हम लोग बिल्कुल, अभी बात कर रहे थे उनके सामाजिक समीकरण की, जो एनडीए का है। तो जी, वो अभी कागजों पर भी देखें और राजनीतिक सफलता के लिहाज से भी देखें तो बड़ा सफल रहा है। जी, इतने वर्षों से वो समीकरण साधते साधते 94-95 से बनाते बनाते 2005 से जो बना है, वो बहुत सीमेंटेड हो गया है। उसमें हुँ, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, महादलित जातियां हैं, और जो दलित हैं, पासवान जाति जो है, वो भी चिराग पासवान को अपना नेता मानती है, वो भी इन्हीं के साथ है। और सवर्ण का एक समीकरण है, जो ये भी जो प्रयोग हो रहा है बिहार में तो कम हो रहा है, लेकिन जो पीडीए किया हुआ है अखिलेश यादव ने कि पिछड़ा, बिल्कुल, दलित और अल्पसंख्यक, उसमें हुँ, तो सवर्ण गायब ही हो गया, आपने छोड़ ही दिया। तो आबादी भले सवर्ण की कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी आबादी के अनुपात में वोटिंग को प्रभावित करता है। तो उसको छोड़ देना भी एक अलग तरह की मुश्किल पैदा कर सकता है, चुनावी राजनीतिक मुश्किल। तो वो एनडीए के साथ है, वो बीजेपी जेडीयू के साथ है, चिराग पासवान के साथ भी उनके पिता के समय से सवर्णों का एक रुझान रहा है लोक जनशक्ति पार्टी के साथ। और इनसे जीतन राम मांझी से भी कोई दुराव नहीं है, कोई दूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर के एनडीए का जो सामाजिक समीकरण है, उस सामाजिक समीकरण को दिखाना है गांव गांव में, जिला बिल्कुल। स्तर पर, पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर दिखाना है कि ये हमारा सामाजिक समीकरण है। और ताकि लोग जान जाए कि ये सबसे बड़ा, मतलब सामाजिक वर्ग इनके साथ, सामाजिक समूह इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो तो इसका ये मतलब जो तो ये हुआ ना जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे इंडिया ब्लॉक हो, चाहे एनडीए हो, अब भी यह मान रहा है कि हम जाति समीकरण को साध कर ही बिहार जीत लेंगे, बाकी किसी मुद्दे की बात आवश्यक नहीं है। यह तो स्पष्ट है अब भी। नहीं, ये तो है, ये तो प्राइमरी गोल यही है। जी, जो मुख्य चिंता है या जो सबसे मुख्य रणनीति है, देखिए, चुनाव में एक स्ट्रेटेजी होती है और उसके हुँ, बाद टैक्टिक्स होते हैं। तो जो जी, स्ट्रेटेजी होती है वो बड़ी बड़ी चीज होती है, जो आपको समय के पहले से बनाना होता है। तो स्ट्रेटेजी तो यही है कि सामाजिक समीकरण साध लीजिए। फिर हुँ, अब इस स्ट्रेटेजी में टैक्टिकल चीजें जुड़ेंगी चुनाव के समय, कि जी, कहाँ इस सामाजिक समीकरण में से किसको खड़ा करना है, कहाँ दूसरा खड़ा करना है, कहाँ वोट काटने के लिए। तो वो टैक्टिक्स अपने आजमाई जाएगी चुनाव के समय। जो जो अभी टैक्टिक्स आजमा रहे हैं प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी कम और टैक्टिक्स ज्यादा है। ये ज़्यादा, टैक्टिकल मूव है, ये टैक्टिकल मूव बिल्कुल, है। तो जी, वो इन लोगों का टैक्टिकल मूव जो होगा वो चुनाव के समय देखने को मिलेगा। लेकिन स्ट्रेटजी अब यही दिख रही है कि एक बड़ा सामाजिक समीकरण, जो एक बड़ा हमारी सोशल इंजीनियरिंग है, उसको हुँ, लेकर के हम ग्राउंड जीरो पर जाएं, लोगों के सामने प्रस्तुत करें कि हमारा ये सामाजिक समीकरण है और यही बिहार का भविष्य है। इसी से बिहार में सारी चीजें ठीक होंगी, अब तक चलती रही हैं, आगे भी इसी से चलेंगी। ये बताना इसलिए भी है क्योंकि एनडीए में भी कहा कोई नहीं रहा है, हुँ, लेकिन एनडीए में भी यही सोच है जो आरजेडी में है, बिल्कुल, कि बिल्कुल, प्रशांत किशोर तो पांडे हैं, हुँ, उनके साथ कितना लोग जाएगा, उनके साथ क्या समीकरण, को कौन सा सामाजिक समीकरण उनके पास है। जी, तो यही सोच इधर भी है। तो अपना सामाजिक समीकरण दिखाओ, ताकि इंडिया ब्लॉक, मतलब आरजेडी कांग्रेस और प्रशांत किशोर का के सामाजिक समीकरण को छोटा किया जा सके, उनका ये बताया जा सके कि उनके पास कोई वोट आधार नहीं है, उनके पास कोई बुनियादी ताकत नहीं।
तो ये दूसरी बात थी कि वो पहली तो उनकी अपनी सेहत, अपनी सक्रियता ये दिखानी थी, और दूसरी ये दिखानी थी कि एनडीए जाएगा तो सामाजिक समीकरण बड़ा लेकर के ग्राउंड लेवल पर दिखाएगा। जो तीसरी बात उन्होंने कही कि नीतीश सबके हैं, ये भी मामूली बात नहीं है कि एनडीए की बैठक है, बड़ी बात है, वही जिसमें बीजेपी क्योंकि के भी उन्होंने नेता लक्ष्य रख दिया है 220 प्लस का, जो वही बात हो वो रही भी है एक बात है। नीतीश, तो 220, तो वो याद करा रहे हैं 2010 2006 सीटें आई थी, और देखिए जेडीयू की जो जीत हुई थी उसमें मुसलमानों का बड़ा मत था। हाँ, तो वही वो हम लोग चर्चा किए थे जिस दिन नीतीश कुमार ने ये गोल तय किया था, जिस दिन ये उन्होंने कहा था कि हम 2010 से ज्यादा सीटें ले आएंगे, 2010 से अपना बेहतर रिजल्ट करेंगे, उस दिन हम लोगों ने चर्चा की थी, और तब भी कहा था, और हम आज भी कह रहे हैं कि वो इम्पॉसिबल सा टास्क है, वो नहीं होगा, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि अब वो स्थितियां नहीं है बिहार में कि आप 225 या 200 का आंकड़ा पार कर सके। अब तो आप साधारण बहुमत के लिए पसीने छूट गए थे पिछली बार, सिंपल मेजोरिटी आई थी, 125 सीटें आई थी, 122 का बहुमत है, तो वो अब 200 पार जाने का तो भूल जाइए, वो नहीं होगा, किसी स्थिति में नहीं होने जा रहा है। तो वो फिर, लेकिन उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जो हम बात कह रहे थे, तीसरी बात जो सबके हैं, और कुछ लोग एक ही पक्ष लेकर के चलते हैं, ये बात कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी में ये बात कही, और जैसा आपने बताया उसमें गिरिराज सिंह भी बैठे हुए थे, जो अभी अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा खत्म करके आए। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर तो तमाम पार्टियां बोली जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के लोग उस पर बचते रहे, अपना बच के ही निकलने की कोशिश करते रहे। वो उसके साथ लाइन भी नहीं होना चाहते थे, और उसके विरोध में भी नहीं बोलना चाहते थे, मतलब ये भी नहीं कि विरोध करें, तो ये वो बच के निकलना चाह रहे थे। लेकिन आज उसमें भी एक रास्ता निकाला नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि एक ही पक्ष लेकर के चलने की बात नहीं है, जरूरत नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने की जरूरत है। तो ये इसका फायदा नीतीश कुमार को इस वजह से मिलता है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि नीतीश कुमार को आज भी कुछ भी हो जाए, मुसलमान थ्रेट नहीं मानता है, अपने लिए खतरा नहीं मानता। ये नहीं मानता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए तो दंगे होने लगेंगे, या वो एक दूसरा एजेंडा, जिस एजेंडे को लेकर के वो परेशान रहता है कि वो एजेंडा चलने लगेगा। देखिए, नीतीश को तो हज हाउस बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो एनडीए के साथ है, तभी उन्होंने हज हाउस बनाया। मुसलमान को एमएलए की टिकट देने में भी दिक्कत नहीं है, एमपी की टिकट देने में भी दिक्कत नहीं है, एमएलसी बनाने में भी दिक्कत नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई, और करा भी रहे हैं। उन्होंने कराई, उन्होंने कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई, उन्होंने बरसों तक एक मुस्लिम आईएएस को चीफ सेक्रेटरी बना करके रखा प्रदेश का। उनको किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। ये इन सब चीजों से नीतीश कुमार का एक मैसेज जाता है उस जमात में, अल्पसंख्यक समुदाय में, कि डरने की बात नहीं है, खतरे या चिंता की बात नहीं। तो उसका फायदा मिल जाता है नीतीश कुमार को, खासतौर से जेडीयू के कैंडिडेट्स को, कि अगर वो कई जगह तो वोट भी कर देता है, जो 2010 में हम लोगों ने देखा कि वोट करता है, लेकिन वोट नहीं भी करे तो इस धारणा के साथ जाकर के वोट नहीं करता है कि इनको हरवाना है, या ऐसी भावना उसके मन में नहीं रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इनको हरवा देना है। ये इस भावना से वोट नहीं करता है। दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं है। तो इसका भी एक फायदा होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा अगर ये बात उनकी चलती है, ये दांव चलता है, तो प्राइम बेनिफिशियरी जेडीयू ही है। लेकिन ये बात उन्होंने बीजेपी की मौजूदगी में एनडीए की बैठक में कह के मुसलमानों को भी एक मैसेज दे दिया। और सब हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना है। नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार भी उसी नाम पर जनादेश मांगा जाएगा, मैंडेट मांगा जाएगा। प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार मतलब नीतीश कुमार जी। हाँ, तो उसमें फायदा हो जाएगा जेडीयू के कैंडिडेट्स को। मुस्लिम जो होस्टाइल हो जाता है, जो कम्युनिटी बीजेपी को लेकर के जितनी होस्टाइल रहती है, उतनी होस्टाइल जेडीयू को लेकर के नहीं रहेगी। अब बीजेपी अपनी राजनीति करेगी। देखिए, इसमें नीतीश कुमार के कह देने से बीजेपी तो चुप नहीं होगी। आखिर गिरिराज सिंह की भी यात्रा निकली ही, और अब उस यात्रा पर जो फीडबैक बीजेपी को मिलेगी, उस फीडबैक के आधार पर बीजेपी अपना आगे काम करेगी। देखिए, आपने बताया हमको पहले जब हम लोग बात कर रहे थे कि अररिया के सांसद ने भी कहा, जो गिरिराज सिंह कह रहे थे उन्हीं की जबान में वो भी बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा ना कि एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारो, 100 थप्पड़ मारो, ठीक बात है। गांधी के देश में बात हो रही है। हाँ, वही। और ये क्यों मारो भाई, सब मिल के मारो, इस तरह से मारो काटो वाली बात करने का क्या मतलब? बिल्कुल, मारो काटो। जब देखिए, नीतीश कुमार के राज की तमाम चीजों के अभी हाल के दिनों में, पिछले 5-10 साल में उनकी सुशासन की गाड़ी पटरी से उतर गई है, हम लोग 10 बार बात कर चुके हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के आज भी नीतीश कुमार के प्रति ये कहा जा सकता है कि उन्होंने एक अच्छा शासन दिया है, जिसमें अस्थायी शांति की बात है। एक आध मौकों पर छोड़ दें तो अस्थायी शांति है बिहार में। दंगे होना, सांप्रदायिक तनाव रहना, ये सब चीजें नहीं होती हैं।
टारगेट करना किसी को कम्युनिटी के आधार पर, किसी को जाति के आधार पर, ये सब चीजें भी कम हो गई हैं। तो कई चीजें अच्छी भी हुई हैं। इस शांति को भंग करने का, और वो भी जो एनडीए का पार्टनर है, जो जेडीयू का सहयोगी है, उसकी तरफ से तो ये ठीक नहीं है। लेकिन ये एक राजनीतिक दाव है जिसका राजनीतिक लाभ नीतीश कुमार को लगता है कि उनकी पार्टी को भी मिल सकता है। जितना मिले उतना उनकी पार्टी, जब अगर अगर कंसोलिडेशन होता है, हिंदू कंसोलिडेशन एनडीए के फेवर में होता है, तो उसके लाभार्थी तो नीतीश की पार्टी भी होगी ना, या बिल्कुल उसकी बिल्कुल। लाभार्थी बाकी जो भी सहयोगी पार्टियां सब होंगी। तो सब वॉच कर रहे हैं इस बात को कि इससे कोई नुकसान होता है या गेन हो रहा है, फायदा ही हो रहा है, तो उसके हिसाब से सब आगे की रणनीति बनाएंगे। समय लेकिन से चुनाव, बीजेपी, समय से चुनाव, इसके फायदे नुकसान यह भी हमको समझना चाहिए और हमें अपने दर्शकों को समझाना चाहिए। देखिए समय से चुनाव का तो मामला अभी लग रहा है, चूंकि हम पिछली बार उस दिन सुन रहे थे जिस दिन नीतीश कुमार ने पुलिस प्रमुख को और दूसरे लोगों को हाथ जोड़ बिल्कुल, करके उन्होंने 6 महीने कहा के कि लिए। कि भाई आप बहाली कर दीजिए 6 महीने में। तो 6 महीने में अगर बहाली करनी है तो इसका मतलब कि समय पर ही चुनाव होगा ना। जी, अभी से आप 6 महीने जोड़िए, अप्रैल मई तक अगर वो सारी बहालियां करते हैं, सारी नियुक्तियां करते हैं, तो उसके बाद तो चुनाव नहीं हो सकता है। बरसात का दिन है, बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, उसमें फिर चुनाव नहीं होंगे, तो चुनाव इसका मतलब अक्टूबर नवंबर में ही होगा, जो तय समय है उसी पर होगा, अगले जी। बरसात के बाद ही होगा। अगर हुँ, समय से पहले चुनाव कराना होता, जिसकी चर्चा अभी हो रही है, काफी लोग ये बात बिल्कुल। कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में चुनाव होगा दिल्ली के विधानसभा का, तो अगले साल सिर्फ एक ही चुनाव और होना है बिहार का, तो वो साथ में कराया जा सकता है फरवरी में। और वो ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अगला चुनाव 2029 में ही होना है। हुँ, 2029 में इसलिए क्योंकि एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव आएगा। अभी इस पार्लियामेंट का जो 25 नवंबर से जो सेशन शुरू होना है, जो शीतकालीन सत्र, उसमें आए या इसके आगे आए, लेकिन ये प्रस्ताव आना है कि एक देश एक चुनाव होगा। उसके पहले अगले साल जनगणना होनी है, जनगणना के साथ परिसीमन होना है, परिसीमन के साथ महिला आरक्षण लागू होना है, और उसके बाद एक साथ चुनाव होना है। ये सब चीजें इसका एक कैलेंडर बना हुआ है। तो लोग इसी वजह से कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव होगा, क्योंकि जनगणना शुरू होनी है। तो बिल्कुल। जनगणना चल रही होगी उस समय बिहार में, फिर अगर अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराना है तो जनगणना उस समय चल रही होगी, सेकेंड फेज चल हुँ, रहा होगा, हो सकता है जनगणना का। तो अभी करा दे फरवरी में, या समय से 29 में चुनाव होना है तो कम से कम 3 साल तो कार्यकाल रहे, 3.5 साल, इस 3 साल रहे, इसके लिए भी लोग कह रहे हैं कि जल्दी हो जाए। तो ये सब भी हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत साफ किया हुआ है, उनकी पार्टी ने अभी किया है। हालांकि पहले नीतीश कुमार चाहते थे कि समय से चुनाव के पहले चुनाव हो जी, जाए। हुँ, सबसे ज्यादा बेचैन नीतीश कुमार ही थे कि किसी तरह से अभी चुनाव हो जाए और हमारा ये 43 एमएलए की पार्टी का जो टैग है वो खत्म हो, हमारी पार्टी थोड़ी मजबूत हो, रेस्पेक्टेबल संख्या में हमारे पास सीटें हो विधायकों की, ये वो चाह रहे थे और बीजेपी नहीं चाह रही थी। लेकिन लेटली ये सब सुनने में आया कि बीजेपी तैयार है। अब नीतीश कुमार बिल्कुल। कह रहे हैं कि सारी बहालियां हम करेंगे, हुँ, क्योंकि जेडीयू को कहीं ना कहीं ये लग गया है कि रोजगार का इशू अगर अभी उठा तो उसका क्रेडिट चला जाएगा तेजस्वी यादव। वो बताएंगे कि भाई 2015 से 2005 से 2015 तक कितनी नियुक्ति हुई, और 2015 से 24 के बीच में जो 2 बार 3 साल, वो 3 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, उस बीच कितनी बहाली हुई। इसके हुँ, आंकड़े रख के तेजस्वी यादव इसका श्रेय लेने की कोशिश कर सकते हैं कि रोजगार हमारी वजह से मिले। नीतीश कुमार के लिए यह जरूरी है कि ये श्रेय उनको न मिले, और ये तभी होगा जब आप 2-2.5 लाख 3 लाख जो नौकरियां देने की बात कर रहे हैं वो दे दें। और उसमें और ये देरी हो रही है, उसमें देरी हो रही है, वही, टीआरई वो 3 का तुरंत नहीं हो रिज़ल्ट। सकता। हाँ, देखिए हम्म, उसमें देरी हो रही है और यदि समय पर चुनाव हो रहा है, तो जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने फ़िटनेस दिखाई है, उन्हें समय-समय पर अपना फ़िटनेस दिखाना पड़ेगा कि मैं फ़िट हूँ। और देखिए जब हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार आज चुटकी बहुत ले रहे थे, संतोष सुमन मौजूद थे, जीतन राम मांझी के बेटे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं संतोष सुमन की इमामगंज से। और बात शराबबंदी, नीतीश कुमार बोलना शुरू करें और शराबबंदी पर न बोलें। नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारे-इशारे में कहा भी कि अरे थोड़ा चुप रहने कहिए। साथ-साथ शपथ लिए थे ना शराबबंदी के पक्ष में, तो कुछ-कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके कारण दूसरे को मौका मिल जाता है। तो जीतन राम मांझी को भी नसीहत दे ही दी एक तरीके से। और देखिए एक बात और स्पष्ट हो गई, आज की बैठक में पशुपति पारस को नहीं बुलाया तो ये भी एक बड़ा मैसेज हो गया। इसका मतलब गया। कि चिराग पासवान की सेंसिटिविटी जो है, उनकी संवेदनशीलता, जो अपने चाचा को लेकर के जो उनके जज्बात है, उसका सम्मान किया जा रहा है कि बिल्कुल, उनको नहीं पसंद है कि चाचा को महत्व दिया जाए। देखिए बीच में तो उनके चाचा को महत्व दे करके बीजेपी ने राजनीति की थी। जी, दिलीप जायसवाल मिलने चले गए थे और दिल्ली में फिर अमित अमित शाह के शाह साथ मिल गए। उनकी मुलाकात कराई गई थी। तो
इसको लेकर इसको अच्छा नहीं माना। उसके बाद ही आप देखिए चिराग के तेवर कैसे हो गए थे, चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे एससी में आरक्षण में वर्गीकरण का मामला हो, या हिंदू मुस्लिम वाले मामले हो, वक्फ बोर्ड का के बिल का मामला हो, सब पर उन्होंने बोला, जबकि कोई जरूरत नहीं थी। वो अपनी बारी से बिल्कुल। पहले लाइन क्यों जंप करके वो बोल रहे थे। तो हुँ, इसका मतलब वो भी मैसेज दे रहे थे एनडीए की क्या जो शीर्ष पार्टी है उसको, कि आप हमारी जज्बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हम भी इंडिपेंडेंट बोल बिल्कुल। सकते हैं। तो हुँ, उसको उन्होंने जो मैसेज दिया वो मैसेज एक्सेप्ट कर लिया, बीजेपी ने ग्रहण कर लिया वो मैसेज, और उनके चाचा को किनारे कर दिया। शराबबंदी अब रहने वाली है ये भी क्लियर कर दिया। जो ये बीच में चर्चा हो रही थी कि कुछ रिव्यू करेंगे, कुछ चीजें बदलेंगे, कुछ हटाएंगे, तो आज वो भी स्पष्ट कर दिया कि शराबबंदी रहेगी और सहयोगी पार्टियां हैं वो इस पर उसी लाइन में रहे जिस लाइन में हम हैं, उसी लाइन बिल्कुल। पर बोले जिस लाइन पर हम बोल रहे हैं। कोई इंडिपेंडेंट लाइन इसमें चाहे नहीं शराब है। पूरे बिहार में मिले लेकिन शराबबंदी रहेगी। हाँ, चूंकि एक तो उस दिन आपने कहा ना कि बिहार में लोग कह ही रहे हैं कि जो आप कहीं गए थे किसी बड़े जुडिशियल अधिकारी या वकील के यहाँ, वैदिक गिरी साहब, जी, उन्होंने कहा कि भाई आप एक नीतीश कुमार को छोड़ करके कोई नहीं मान रहा है कि शराबबंदी है प्रदेश में। जी, हुँ, तो नीतीश कुमार भी मान रहे हैं या मतलब जानते हुए भी आंख बंद किए हुए हैं, वो एक अलग बात है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो इतनी इतनी मौतें हो रही हैं, इतने शराब पकड़ी जा रही है, तो उनको पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन उनको लग रहा है कि जो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने डेवलप की है वो हमारे साथ जुड़ी रहेगी अगर शराबबंदी हम किए रहते हैं तब। जी, तो वो उसके लिए अपनी राजनीति, इसमें ये विशुद्ध राजनीतिक दाव है, इसमें कुछ भी ये सामाजिक सुधार और कुछ उस कल्चरल इशू तो है नहीं, सोशल इशू है नहीं, ये तो हुँ, विशुद्ध राजनीति है। तो उसका मैसेज दे दिया कि वो शराबबंदी रहेगी, चिराग पासवान रहेंगे, पशुपति पारस के लिए जगह नहीं है, ये भी मैसेज हो गया। ये अब ये नीतीश कुमार ने किया या बीजेपी ने किया, ये भी एक बात होगी, चूंकि नीतीश कुमार को बड़ा प्रेम रहा है पहले पशुपति पारस से, बिल्कुल। और और अभी चाहे मैं महबूब अली कैसर से बात कर रहा था, पिछले दिनों लंबा साक्षात्कार हमने किया था, तो उन्होंने वो टूट की कहानी बताई भी कि नीतीश कुमार किस तरीके से चिराग पासवान से नाराज थे, पशुपति पारस को पसंद करते थे, बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग हुई, उसके बाद पार्टी को तोड़ने का फैसला हुआ। महबूब अली कैसर कह रहे थे कि मेरे ऊपर नीतीश कुमार का एहसान था। तो देखिए, पार्टी लोजपा टूटी थी, वह तो नीतीश कुमार की चाल थी। लेकिन बिल्कुल। अब बदली हुई परिस्थितियों में राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता है, स्थायी मित्र भी नहीं होता है। तो आज ज़रूरत है दोनों को, चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार की ज़रूरत है, नीतीश कुमार को भी चिराग पासवान की ज़रूरत, दोनों फिर से एक हो गए। हाँ, लेकिन अभी जितना भी सद्भाव नीतीश कुमार और चिराग पासवान में दिख रहा हो, जी, देखिए नीतीश कुमार वो आदमी है जो भूलते नहीं है अपनी दुश्मनी, अपना नुकसान पहुंचाने वाले को कभी नहीं भूलते हैं। लालू यादव तो बिल्कुल। कई एक बार पर भूल भी सकते हैं, नीतीश कुमार नहीं भूलते हैं। तो वो उनके दिमाग में होगा उस समय, अगर सब ठीक रहा तो वो किस तरह से आगे करेंगे, ये हम लोग अभी क्या स्पेकुलेट करें। हुँ, लेकिन अभी हो सकता है कि ये बीजेपी का रहा हो कि प्रेशर की नहीं बुलाया जाए पशुपति पारस को, तो वो चीजें, वो भी एक मैसेज हो गया। और ये चुनाव समय पर होने का मैसेज भी बहुत अभी क्लियर है। अभी कोई ऐसी ऐसी जल्दी होती तो नियुक्तियां जल्दीबाजी में हो रही होती। अब देखिए, बिल्कुल। अब तो नवंबर दिसंबर जनवरी तीन ही महीने का समय है। अगर जी, फरवरी में चुनाव दिल्ली के साथ होना होगा तो जनवरी के फर्स्ट वीक में उसका इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। तो वो अब नहीं हुँ, लग रहा है अभी, क्योंकि नियुक्तियां नहीं होंगी अभी। तो 1300 मान लीजिए कि आपने सब इंस्पेक्टर्स को दिया, तो 1300 200 300 का मामला नहीं है ना। यहाँ लाखों में जब तक आप नियुक्ति नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, तब तक डायलूट नहीं होगा तेजस्वी यादव यादव वाला मैसेज। तो इसके लिए लग रहा है कि ये अप्रैल मई तक, जून तक नियुक्तियां होंगी, और उसके बाद तब चुनावी मोड में आएंगे। और हमने पहले भी एक बार हम लोग चर्चा कर रहे थे तो कहा था कि जो फाइनेंशियल एड देने का है अगले बजट में, जी, अगला बजट खजाना खोलने वाला होगा। बिहार का खजाने में पैसा हो या नहीं हो, लेकिन वो खजाना खुलेगा। देखिए, हम लोग हर जगह देख रहे हैं कैसे अभी महाराष्ट्र में बिल्कुल। लड़की बहन योजना और लड़ला भाई योजना शुरू हुई, और नौजवानों को 6,000 से 10,000 रुपए महीना मिलने लगा, महिलाओं को 1,500 रुपए महीना मिलने लगा। तो ये सब चीजें बंटनी शुरू होगी। बिहार में आमतौर पर इसका कल्चर नहीं रहा है, हुँ, लेकिन चूंकि अभी तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया कि हम फ्री बिजली देंगे, स्मार्ट मीटर हटा देंगे, तो इसको भी तो काउंटर करना है आपको। तो जी। अगले साल के बजट की ये योजना है। इस अगले साल जो मार्च में बजट आएगा, उसमें काफी चीजों की घोषणा होगी। फ्री में देने की घोषणा होगी, कैश बांटने की घोषणा होगी। तो उससे भी लगता है कि अभी फरवरी में चुनाव नहीं होने जा रहा है, चुनाव तो समय पर ही होगा। और एक उस बात और समय तक स्पष्ट हुई जी, एक बात और स्पष्ट हुई कि जेडीयू के विधायक दल में छेद है। 3 विधायक आज गायब रहे और 3 वही पुराने चेहरे हैं। तो लगता है अब नीतीश कुमार को भी मान ही लेना होगा कि भाई ये 3 मेरे साथ नहीं है।
हाँ, नहीं, ये 3 लोग अपने बाप ने बागी तेवर दिखा चुके हैं, और जो वहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है बिहार की, उसने भी जो उस समय मनी लॉन्ड्रिंग और विधायकों को खरीद फरोख्त का जो भी आरोप लगाया, उसमें तो डॉक्टर संजीव का नाम ऑलरेडी सब लिया ही जा रहा है। वहाँ सारी चीजें जी, उनके ऊपर कानून का शिकंजा भी कसने की तैयारी हो ही रही है। तो ये मान लिया गया है कि अब ये लोग चले गए। अब बीमा भारती की तरह इन लोगों ने अभी पार्टी नहीं बदली है, लेकिन ये मान लिया गया है कि ये जेडीयू के साथ नहीं है, और जो आरजेडी के लोग आए थे वो अब जेडीयू और बीजेपी के साथ आ गए हैं, ये भी अब लगभग तय है। बिल्कुल। उसमें भी ज्यादा उनके वापसी का मामला नहीं दिख रहा है। तो आज की जो बैठक थी, उससे 2-3 चीजें तो तय हो गई, जो आपने कहा, फिटनेस सर्टिफिकेट अब आगे देते रहना होगा, जी, और बिल्कुल, देते बिल्कुल। रहना होगा नहीं, और सिर्फ पार्टी की एनडीए की बैठक में नहीं देना होगा, अब जनता के आम बीच लोग में भी जाकर के देना बिल्कुल। होगा। हाँ। जो हुँ, आप एकदम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नीतीश कुमार को हमेशा पेश किया जाता है कि जेडीयू की बैठक हो रही है तो वहां चले गए, एनडीए की बैठक में चले गए, तो वो नहीं करना होगा। आपको पब्लिक के बीच में जाना होगा, इंटरेक्शन बढ़ाना होगा, तो अब जनता का भरोसा बनेगा। तो एक वो करना होगा। दूसरा, समय से चुनाव के पहले लोक लुभावन योजनाएं आनी है, वो सब आनी है, और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट पर जिसको बोलते हैं, ग्रास रूट का फीडबैक तो सब आदमी के पास रहता नहीं, नेताओं के पास, ये जी, लोग तो जमीन के नेता है। तो हुँ, ग्रास रूट पर अपना सामाजिक समीकरण दिखाना है कि हमारे साथ लौह कुश भी है, अत्यंत पिछड़ा भी है, महादलित भी है। भाई, रामनाथ ठाकुर को भी देखिए, और चिराग पासवान को भी देखिए, जीतन राम मांझी को देखिए, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को भी देखिए, तो ये दिखा, विजय सिन्हा को भी देखिए, विजय चौधरी और ललन सिंह को भी देखिए। विजेंद्र तो यादव ये को भी जो, देखिए, हाँ, विजय सिंह यादव उनको भी देखिए। विजेंद्र तो यादव को ये, देखिए। हाँ, तो वही ये सब दिखाना है जाकर, हर जातियां दिखानी है ग्राउंड लेवल पर। जनता को मैसेज देना है कि हमारे पास सबसे बड़ी सोशल इंजीनियरिंग हमारे पास है, सबसे बड़ा सामाजिक समीकरण है, ये ग्राउंड पर दिखाना है। तो चल इसके लिए आज ये सब रूपरेखा बनी है। और मुसलमानों को मैसेज देना, वो भी एक मैसेज दे ही दिया उन्होंने, अपने समर्थकों को मैसेज देना वो भी दे दिया। तो बड़ी राजनीति भी हुई, और मतलब पार्टियों की राजनीति भी हुई, और ग्रास रूट की जो चुनावी राजनीति होती है वो भी हुआ। और 4 विधानसभा सीटों के बाई इलेक्शन के लिए भी एक मैसेज दिया गया कि एनडीए एकजुट होकर के लड़ रहा है। चलिए, तो एनडीए को एकजुट होकर लड़ना है उपचुनाव, और देखिए आगे का रोड मैप भी तैयार हुआ और नीतीश कुमार ने यह दिखा दिया कि मैं फिट हूँ। आगे भी यह दिखाते रहना होगा। अब देखना है जनता दरबार कब से सजना शुरू होता है, वह भी महत्वपूर्ण है। तो बिहार की चर्चा हम करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।